अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th लेक्चर नंबर 47। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 5 सबक हम कर चुके हैं हिस्सा नसर में से। सबसे पहला सबक हमारा था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, दूसरा नज़रिया पाकिस्तान, तीसरा परिस्तान की शहज़ादी, चौथा उर्दू अदब में ईद उल फितर, पांचवा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, और अब ये छठा चैप्टर हम कर रहे हैं जिसका नाम है मुलम्मा। मुलम्मा के जो मुसन्निफ़ा हैं उनका नाम है हाजरा मसरूर। आपका बुक पेज ये 59 है। अपनी बुक का पेज नंबर 59 ओपन करें। हाजरा मसरूर का तारुफ आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। मुलम्मा चैप्टर का नाम है और मुसन्निफ़ा का नाम है हाजरा मसरूर। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी लेड पेंसिल और अपने हाइलाइटर अपने पास रखें ताकि ऑब्जेक्टिव साथ साथ मार्क करते जाएं। हाजरा मसरूर का सने पैदाइश 1929 और सने वफात 2012। सबसे पहले तो इसको हाईलाइट किया करें, सने पैदाइश और सने वफात। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। जाए पैदाइश को करें, लखनऊ को हाईलाइट करें। उनके वालिद डॉक्टर तहव्वुर अली ख़ां सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला तालीम मुनक़ता हो गया यानी टूट गया। वालिद के पहले तो उनकी ट्रांसफ़र्स होती रही, तबादले होते रहे और उनकी तालीम कई शहरों में होती रही, लेकिन फिर उनके वालिद की अचानक वफ़ात होगी जिससे उनकी तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मैसर था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गई। कुछ अरसा वो अहमद नदीम कासमी के साथ रिसाला नकूश की इदारत में शरीक रहीं। उनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली, वो कौन थे सहाफ़ी, वो मुदीर थे डॉन के, से हुई। अब इस पैराग्राफ में कितना ऑब्जेक्टिव है? उनके वालिद का नाम और उनके वालिद की वफ़ात के बाद अपने ख़ानदान के साथ कहाँ चली गई हिजरत करके, लखनऊ से हिजरत करके लाहौर, लखनऊ और लाहौर इनको करें, और कब गई 1947 में। फिर किसके साथ उन्होंने काम किया और किस रिसाले की इदारत में, नकूश, और उनकी शादी किससे हुई और वो किसके मुदीर थे, डॉन के। ख़वातीन अफसाना निगारों में हाजरा मसरूर ने खासी शोहरत हासिल की। उनके ज़्यादातर अफसानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझने हैं। मारूफ अफसाना निगार और नक़ाद मुमताज़ शीरी लिखती हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। उनके मुतअद्दिद अफसानवी मजमूए शाया हो चुके हैं, मसलन चिरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वगैरह। ये उनके अफसानों के मजमूए हैं। चूँकि वो अफसाना निगार हैं, ख़वातीन अफसाना निगार हैं, ख़तून हैं, और इसलिए ये उनके अफसानों के मजमूए हैं। चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल। वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमूआ भी शाया हो चुका है। अब ये जो वो लोग हैं, ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इस ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन होती है। पेपर में पूछा जाता है कि हाजरा मसरूर के ड्रामों का मजमूआ जो है उसको मुंतखब करें, तो उसमें फिर हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले और वो लोग। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सारी तसानीफ़ी हाजरा मसरूर की है, तो इसमें से क्या सिलेक्ट करें। तो ड्रामों का मजमूआ जो है वो लोग है और बाकी जो है वो अफसाने हैं। हाजरा के अफसानों का कुलियात सब अफसाने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। अब यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में उनके तमाम अफसानों के मजमूओं के नाम, उनके ड्रामे का नाम, उनके कुलियात जो है उसका नाम, और वो कब शाया हुआ, कहाँ से शाया हुआ, और उनकी वफ़ात कब हुई, तारीख भी यहाँ मेंशन है 15 सितंबर को, और किस जगह, कराची में, और दफन कहाँ पे, कराची में। ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव है, इसको मार्क कर लें जी। सबक की रीडिंग पे आते हैं। सफ़ा नंबर 60 के ऊपर है ये। सबक का नाम मुलम्मा। मुलम्मा का मायनी है सोना चांदी चढ़ाया हुआ खौल
या बनावट को भी मुलम्मा कहा जाता है। यानी अपने ऊपर एक जो बनावटी रंग अपनाया हो, बनावटी रंग चढ़ाया हो, एक आप अंदर से मतलब कुछ और हैं और बाहर से कुछ और नज़र आ रहे हैं, या आप असल में आपकी हकीकत वो नहीं है जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम मुलम्मा कहेंगे। मुलम्मा जो है ये सिनफ़े अदब के लिहाज से एक अफसाना है। अफसाने की तारीफ़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, जब मुझे मेरे दोस्तों से बचाव हमने किया था, वो भी एक अफसाना है। तो अफसाना क्या होता है? ये उस फर्जी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फर्जी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। जब हम अफसाने को पढ़ते हैं तो हमें लग रहा होता है कि जैसे जिस किरदार के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हकीकत में हमारे सामने मौजूद है। हमें वो फर्जी नहीं लग रहा होता, बल्कि हमें या तो अपने इर्द गिर्द मौजूद नज़र आता है, या हम खुद उस किरदार में खो जाते हैं कि हमें अपना आप भी उस किरदार के अंदर नज़र आता है। इसकी तवालत इतनी होती है कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। एक नशिस्त से मुराद कि एक मरतबा अगर आप बैठें तो पूरा अफसाना पढ़ के उठ सकते हैं। वहदत तासुर इसकी बड़ी खूबी होती है। तदरीसी मकासद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुलम्मा के हाजरा मसरूर की अफसाना निगारी का तारुफ कराना। यह हम उनकी अफसाना निगारी का तारुफ उनके तारुफ में कर चुके हैं। मुआशरे में ज़ाहिर और बातिन के दोगलेपन की निशानदेही करना। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे मुआशरे में जिन करैक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं, इसी तरह के हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका ज़ाहिर और होता है और बातिन और, यानी नज़र कुछ और आ रहे होते हैं लेकिन हकीकत में कुछ और होते हैं, और लोगों के सामने वो दोगलापन जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए और इस तरह का जो काम करने से भी बचना चाहिए कि खुद को इस तरह लोगों के सामने जाहिर ना करें, बल्कि जो आप हैं वही सबके सामने भी शो हो। गरीब हैं तो गरीब हैं, अमीर हैं तो अमीर हैं, मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास है। ये नहीं है कि अगर हम मिडिल क्लास हैं और किसी हाई फाई लोगों के सामने जा रहे हैं तो बड़ा अपने आप को बना संवार के जी हम तो खुद इसी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, इसको दोगलापन कहते हैं। तो इस चीज़ से जो है बचें और मुआशरे में ऐसे लोगों की निशानदेही भी करें। बाज़ लोगों को दिखावे की आदत होती है, इसके नफ्सियाती पस मंज़र की नकाब कुशाई करना। दिखावे का इसमें बताया हुआ है कि दिखावा करके इस आदत के हाथों लोग जो हैं फिर किस कदर नुकसान उठाते हैं। दिखावा अगर हम कर रहे होते हैं तो दर हकीकत हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, और इसके पीछे जो है वो नफ्सियाती पस मंज़र हो सकता है। जैसा कि इस सबक में जो लड़की थी उसके पीछे एक पस मंज़र क्या था कि अकेली एक तो सफ़र कर रही थी, एक वो अपने मतलब वालिद के बाद जो है वो घर में कह लें कि वही नुमाइंदगी करने वाली थी, और उससे अकेले सफ़र करना था चचा की इयादत के लिए। तो शायद ये सारी चीज़ें मिलके जो है नफ्सियाती तौर पर वो अपने आप को दोगलापन उसने इख्तियार किया और अपने आप में उसने दिखावा जो था उसको जाहिर किया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं लोगों की जो आपको नज़र आ रहा हो कि दिखावा कर रहे हैं, हमें उनके नफ्सियाती पस मंज़र की तरफ जाना चाहिए कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और उसको जो है उसकी नकाब कुशाई करना, यानी उसको लोगों के सामने जाहिर करना चाहिए। मसलन जैसे बाज़ लोग रिश्ते वगैरह करने के सिलसिले में झूठ और दिखावा और दोगलापन अपनाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में करना चाहिए। तुलबा को अफसाने की सिनफ से वाकफियत दिलाना। अभी मैंने आपको अफसाने का बताया कि अफसाना क्या होता है। तुलबा पर अच्छे अफसाने की खूबियाँ उजागर करना। अच्छा अफसाना वही होता है जिससे पढ़कर हम कोई ना कोई सबक हासिल करें, तो ये हमारे लिए मॉरल लेसन, और इस अफसाने के अंदर हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त मॉरल लेसन है यही कि दिखावा और दोगलापन जो है ये हकीकत में नुकसान का बाइस है। हाँ जी, बुक रीडिंग पे आते हैं। इंटरेस्टिंग भी बहुत है ये स्टोरी। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप एक ही दफ़ा पढ़ के फिर उठें इसको। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी, पलटी हुई नकाब, कुछ मुतअज्जिब सी निगाहें, मुतअज्जिब, हैरान। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थीं। इसकी हैरान नजरें बंद खिड़कियों से सर टकरा कर उकता गईं, तंग आ गईं। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली
زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ اب یہاں پر آپ نے آبجیکٹو کو ساتھ ساتھ مارک کرتے جانا ہے۔ لڑکی کہاں کھڑی تھی؟ ٹکٹ گھر کے سامنے، ٹکٹ گھر کو مارک کریں۔ اور کیا اس نے پہنا ہوا تھا؟ سیاہ ریشمی برقع، ٹھیک ہے۔ اس کی نگاہیں کیسی تھیں؟ متعجب۔ رات کے کتنے بجے تھے؟ 11:30 بجے۔ گاڑی آنے میں کتنے منٹ تھے؟ 15 منٹ۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں کیا تھیں؟ بند تھیں۔ اور زمین اور بینچوں پر کتنے لوگ لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے؟ سینکڑوں لوگ۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی۔ اب یہ جو کلی تھا اس نے اپنی زبان میں بتایا یو گاڑی کا مطلب کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے، یعنی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے۔ کلی نے دھندلی سی آنکھ، یعنی کلی کی جو آنکھ تھی، ایک آنکھ تھی اس کی، ایک آنکھ اس کی خراب تھی، تو ایک آنکھ سے اس نے دیکھا، اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، یعنی اپنی نظر جما دی، اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا، دھنسا ہوا اندر گیا ہوا، اپنی بے مائگی پر پھڑکنے لگا۔ بے مائگی، کم قیمت ہونا، پھڑکنے لگا، ہلنے لگا۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر نظریں بکھیر دیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ، یہاں۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یعنی اس نے اپنا جو گیٹ اپ تھا وہ بہت ہی کوئی امیرانہ کیا ہوا تھا، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس کا برقع ریشمی تھا، چہرہ خوبصورت تھا، اس کا سامان اس کا نفیس تھا، تو اپنے آپ کو بہت امیر ظاہر کر رہی تھی۔ تو اسے لگا کہ کلی نے اسے کہا کہ یہیں بینچ پر بیٹھ جاؤ، تو یہ اس کی توہین ہو گئی ہے کہ میرے جو اتنی قیمتی چیزیں ہیں یہ غریب کلی کی نظروں میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، دل پریشان ہونا یا ہمت ختم ہونا۔ وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، کالی کلوٹی سیاہ، جس پر اکا دکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ یکا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا گاڑی ہوتی ہے، جو ایسی وہ ریڑی ٹائپ گاڑی ٹائپ جس کو گھوڑا چلاتا ہے، اور کثیف گندی سڑک پر رینگ رہی تھی یعنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کا خیال اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت اصل میں حقیقت میں ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین، دھندلی مدھم، یعنی وہ جو اس نے یکے کی دھندلی لالٹین دیکھی تھی، اس وقت اس لالٹین کو دیکھ کے اسے لگا کہ میں بھی ایک ایسی ہی لالٹین ہوں، کہ میں کیا ہوں کہ دیکھنے میں تو میں بہت امیر کبیر لگ رہی ہوں، لیکن حقیقت میں مٹے ہوئے خاندان کی لڑکی ہوں اور ایک پریشان حال لڑکی ہوں۔ رکھے دیتے ہیں سامان اسی جگہ، کلی بولا۔ رکھے دیتے ہیں مطلب رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرر چرر پیدا ہوئی، کرارے یعنی نئے بوٹوں کی، چرر چرر یعنی وہ چلنے کی آواز، بوٹوں کی آواز، اور ایک سایہ سا لرزتا ہوا بڑھنے لگا، لرزتا ہوا، کانپتا ہوا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی، بے ساختہ فوراً۔ نوجوان ٹائی کی گرا کستا اس پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جائز ہیں؟ کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا، بکو مت، میں یہاں ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ کلی تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا۔ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی۔ ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ سناٹے میں آنا، خاموش ہو جانا، خاموشی چھا جانا۔
کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی۔